हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक को, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि हमारा ये टॉपिक कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था 77 टू सेक्शन 87, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन 77, 78, 79, 80 एंड 81 डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था सेक्शन 77 के बारे में कि सेक्शन 77 बोलता है ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज, चार्ज को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कंपनी की। ठीक। 78 में बताया था मैंने एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज किसके द्वारा, बाय द पर्सन इन फेवर ऑफ हुम द चार्ज इज क्रिएटेड, दूसरा व्यक्ति जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ है वो भी करा सकता है। 79 में मैंने बोला था कि सेक्शन 77 टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस, पहला पॉइंट क्या था कि अगर कोई प्रॉपर्टी अक्वायर की जाती है जो सब्जेक्ट टू चार्ज है, और दूसरा पॉइंट था कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है टर्म्स कंडीशन में या एक्सटेंट और ऑपरेशन में, तो वहां भी ये आपका सेक्शन 77 अप्लाई हो जाता है। 80 में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी चार्ज क्रिएट हो चुका है तो जिस दिन वो चार्ज क्रिएट हुआ है उसी दिन को हम मानते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को वो प्रॉपर्टी सेल की जा रही है तो उसे इस बात की नोटिस होगी कि उस डेट को वो चार्ज क्रिएट हो चुका है, मींस डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज। एंड फाइनली 81 बताया था मैंने रजिस्टर ऑफ चार्ज टू बी केप्ड बाय रजिस्ट्रार। ठीक है, अब आइए जरा आगे के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 82, सेक्शन 82 ये क्या बताता है सेक्शन, ये कहता है कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। चलिए, सेटिस्फेक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे कि अगर कभी कंपनी किसी और से लोन लेती है और अपनी कोई प्रॉपर्टी चार्ज रख देती है या सिक्योरिटी के रूप में रख देती है, तो उस केस में जब भी कंपनी के द्वारा जो लोन वापस किया जाएगा या जो अमाउंट रीपे किया जाएगा, उसका पेमेंट किया जाएगा, उसे कहते हैं सेटिस्फेक्शन। मींस अगर कंपनी ने बैंक से लोन लिया है और बैंक ने कंपनी को लोन दिया है और इसने अपनी प्रॉपर्टी को क्या रखा है, प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के रूप में रखा हुआ है, तो क्या होगा कि जब ये पेमेंट किया जाएगा कंपनी के द्वारा बैंक को, तो बोलेंगे कि ये जो चार्ज क्रिएट किया गया था सिक्योरिटी रख करके उसे सेटिस्फाई कर दिया गया। ठीक है, तो इसी की बात हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अगर जब भी कंपनी चार्ज को सेटिस्फाई कर देगी या उसका पेमेंट कर देगी, पेमेंट या सेटिस्फेक्शन इन फुल, ये वर्ड क्या लिखा गया है सेक्शन 82 में लिखा गया है कि सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज इन फुल और पेमेंट ऑफ चार्ज इन फुल, फुल का मतलब टोटल पेमेंट कर दिया जाता है। इन दैट केस कंपनी शैल गिव एन इंटीमेशन, कंपनी क्या करेगी, इंटीमेशन देगी, किसे देगी, कंपनी शैल इंटीमेशन टू द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को बताएगी कि हमने क्या किया है, हमने पेमेंट कर दिया है चार्ज का, मतलब जो भी पैसा हमने लिया था उसे वापस कर दिया है और हम आपको इंटीमेट करते हैं। ये इंटीमेशन जाएगा एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में, किस में जाएगा, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में जाएगा, एंड दैट प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म विल बी, जो बताया गया है कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस रूल्स 2014 के फॉर्म CHG4, इसमें जाएगा, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में जाएगा रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, और रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार तुरंत एक शो कॉज नोटिस देगा, किसे देगा ये शो कॉज नोटिस, टू द चार्ज होल्डर, चार्ज होल्डर को ये नोटिस जाएगी
और रजिस्ट्रार उससे पूछेगा कि बताओ चार्ज होल्डर कौन, ये बैंक, उससे पूछेगा रजिस्ट्रार कि बोलो तुम 14 दिन के अंदर अंदर मुझे बताओ कि मैं, जैसा कि कंपनी ने बताया है कि उसने पैसे का पेमेंट कर दिया है, उस चार्ज को सेटिस्फाई कर दिया है इन फुल, तो तुम कारण बताओ कि मैं 14 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को कि मैं क्यों ना इस सेटिस्फेक्शन को रजिस्टर करूं। मतलब रजिस्ट्रार अल्टीमेटली ये पूछ रहा है कि तुम ये कारण बताओ कि इसका रजिस्ट्रेशन क्यों ना किया जाए, मींस हम क्यों ना मान लें कि वाकई में इसने तुमको पेमेंट कर दिया है, और अगर पेमेंट कर दिया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और अगर 14 दिन के अंदर अंदर कोई भी कारण सामने नहीं आता तो फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार मान लेगा कि वाकई में पेमेंट हो चुका है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। बैंक से कंपनी ने पैसा लिया था, प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी, अब कंपनी ने पैसा वापस कर दिया और रजिस्ट्रार को बता दिया कि मैंने पैसा वापस कर दिया है। रजिस्ट्रार क्या करेगा, बैंक को वापस शो कॉज नोटिस देगा, कारण बताओ कि क्यों ना कंपनी के कही गई बात का हम विश्वास करें, मतलब क्या तुमको पैसा मिल गया है। और अगर बैंक ने कह दिया कि हाँ मिल गया है या नहीं मिला, कह दिया हाँ मिल गया, तब तो ठीक है, क्या करेगा रजिस्ट्रार, उसको अपने रजिस्टर ऑफ चार्ज में एक मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन, एक फॉर्मेट होता है जिसे मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन कहते हैं, उसे रिकॉर्ड करके उसमें सारी डिटेल कि कौन सी कंपनी है, कितना पैसा, क्या चार्ज क्रिएट रखा था, कब पेमेंट हो गया है, और सारी डिटेल रजिस्टर ऑफ चार्ज में लगा लेगा और क्या करेगा, ये मान लिया जाएगा कि बिल्कुल पेमेंट हो चुका है। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर कारण बताया जाता है बाय द बैंक टू द रजिस्ट्रार कि नहीं इस कारण से आप इसको रजिस्टर मत करिए, मतलब हमें पेमेंट नहीं मिला है या कोई और रीजन, तो इन दैट केस रजिस्ट्रार क्या करेगा, उस बात को अपने रजिस्टर ऑफ चार्ज में नोट कर लेगा और कंपनी को इंटीमेट कर देगा, देखो भैया बैंक की तरफ से ये बात सामने आई है, इस कारण से बैंक कह रहा है कि इस सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज को रिकॉर्ड ना किया जाए। ठीक, अब अगर इस प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में दो लोगों का साइन होता है, एक तो कंपनी और एक चार्ज होल्डर, तो अगर ये सारा प्रोसीजर तभी होगा जब इस चार्ज होल्डर का साइन इस फॉर्म में नहीं होगा। अगर इस चार्ज होल्डर की सहमति मतलब सिग्नेचर के साथ कंपनी ने अप्लाई किया है रजिस्ट्रार को, इन दैट केस ये शो कॉज नोटिस नहीं दिया जाएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर दोनों लोग सहमत हैं, इसने इसको पैसा दिया है और इसने कहा है हाँ हमें पैसा मिल गया, और इसने फॉर्म पे सिग्नेचर कर दिया, मतलब दोनों लोग सेटिस्फाई हैं, तो इन दैट केस तब रजिस्ट्रार शो कॉज नोटिस इश्यू नहीं करेगा। लेकिन तब शो कॉज नोटिस इश्यू करेगा जब इसको उस फॉर्म पे चार्ज होल्डर का सिग्नेचर नहीं मिलेगा। तो ये कंपनी है और ये कौन है, ये है आपका चार्ज होल्डर। ठीक, चलिए, तो ये क्या था, ये था आपका सेक्शन 82। चलिए आगे बढ़े, सेक्शन 82 के बाद आते हैं हम लोग सेक्शन 83 पे। चलिए, तो अभी हम लोगों ने सेक्शन 82 में क्या पढ़ा, सेक्शन 82 में हम लोगों ने पढ़ा कि सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज को इंटीमेट करने या बताने का किसके पास पावर है, कंपनी के पास। मतलब कंपनी रजिस्ट्रार को बताएगी कि हमने पेमेंट कर दिया है और रजिस्ट्रार उसको रिकॉर्ड करेगा। लेकिन सेक्शन 83 कहता है, सेक्शन 83 कहता है पावर ऑफ रजिस्ट्रार, सेक्शन 83 कहता है कि रजिस्ट्रार के पास भी पावर है टू मेक एंट्रीज ऑफ satisfaction in absence of intimation from the company। चलिए ध्यान से सुनिएगा। तो अब तक चार्ज को सेटिस्फाई करने के बाद या पेमेंट करने के बाद इन फुल कंपनी बताती थी रजिस्ट्रार को, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां कंपनी इंटीमेट नहीं करती, मतलब रजिस्ट्रार के पास पावर है टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन के लिए एंट्री करने का पावर है,
किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। कब? इन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम द कंपनी, मतलब अगर कंपनी नहीं इंटीमेट करती है रजिस्ट्रार को, कोई और करता है, उस केस में भी रजिस्ट्रार के पास पावर दे दिया गया है सेक्शन 83 में टू मेक एन एंट्री, मतलब वो सैटिस्फैक्शन को रिकॉर्ड कर सकता है। और ऐसा कब होगा? ऐसा होने की सिचुएशन क्या आएगी जरा सुनिए। अगर रजिस्ट्रार को सैटिस्फैक्शन हो जाता है, मतलब अगर कोई ऐसा एविडेंस दिया जाता है कि रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है, वो संतुष्ट हो जाता है कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी जिसके अगेंस्ट कोई रजिस्टर्ड चार्ज क्रिएट हुआ है, उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई रजिस्टर्ड चार्ज क्रिएट हुआ है या उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया गया है या उसके अगेंस्ट कोई डेट है, उसका पेमेंट हो गया है आइदर इन फुल और इन पार्ट, फुल पेमेंट हुआ है या पार्ट पेमेंट हुआ है। दूसरा, पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, कंपनी की पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग को क्या किया गया है? रिलीज किया गया है, मतलब या तो उस डेट का पेमेंट किया गया है, सपोज जरा एग्जांपल देखिएगा, कंपनी और ये बैंक, ठीक, कंपनी ने प्रॉपर्टी अपनी सिक्योरिटी रखी है बैंक के पास और बैंक ने इसको लोन दिया है। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी कुछ नहीं करती, ये जो सिक्योरिटी रखी गई है यहां पे, वो सिक्योरिटी किसके पास होगी? सपोज कंपनी के पास है, एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग कंपनी के पास है और उस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग का डेट का पेमेंट हो गया फुल और पार्ट, तो कंपनी के अलावा कोई और भी उसका चार्ज सेटिस्फाई करवा सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है सेटिस्फैक्शन का। अब अगर बिल्डिंग का कोई पार्ट क्या कर दिया गया? रिलीज कर दिया गया, मतलब इस बिल्डिंग में 5 हिस्से थे, इसका एक हिस्सा जो है वो छोड़ दिया गया, जो दूसरे को बेच दिया गया। तो कहा गया कि पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग हैज बीन रिलीज्ड, पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग हैज बीन रिलीज्ड। और ध्यान से सुनिएगा, हैज सीज्ड टू फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, मतलब उसको रिलीज कर दिया गया तो छोड़ दिया गया, मतलब उस सिक्योरिटी के रूप में अब नहीं रखा जाएगा, या अब वो प्रॉपर्टी कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं रह गई, मतलब किसी और की प्रॉपर्टी हो गई। इन तीनों केसेस में पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी not forming part of कंपनीज प्रॉपर्टी, या डायरेक्ट लिख देते हैं हम कंपनी, ठीक, ये तीनों केसेस हैं। और करके अब क्या होगा? इन तीनों केसेस में कंपनी के अलावा अगर कोई और इंटीमेट करता है रजिस्ट्रार को विद प्रेस्क्राइब्ड एविडेंस, प्रॉपर एविडेंस, कंपनी रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है जैसा कि एविडेंस उसको प्रॉपरली दिया गया है, ठीक, तो इस केस में वो क्या करेगा? रजिस्ट्रार के पास ये पावर है कि वो उस सेटिस्फैक्शन को अपने रजिस्टर ऑफ चार्ज में एक मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन के थ्रू एंटर कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। अच्छा, और अब जरा सुनिएगा, अगर ऐसा किया गया, इसका क्या मतलब पावर दोनों के पास है। कंपनी ने अगर पेमेंट किया तो कंपनी ने इंटीमेट कर दिया, और किसी और को भी ये पावर है कि वो भी अगर बता रहा है रजिस्ट्रार को
तो रजिस्ट्रार उसकी भी बात मान करके और प्रॉपर एविडेंस के साथ उसको एंटर कर सकता है, ठीक है। और रजिस्ट्रार जब उसको मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन के थ्रू अपने रजिस्टर ऑफ चार्ज में एंटर करेगा, उसके 30 दिन के अंदर अंदर अफेक्टेड पार्टीज को इंटीमेट कर देगा, बता देगा, इंफॉर्म कर देगा। अफेक्टेड पार्टी मतलब बैंक है, कंपनी है, इन लोगों को वो इंटीमेट कर देगा कि देखिए मुझे एविडेंस मिला है कि इसका सेटिस्फेक्शन हो गया है, या इसको रिलीज कर दिया गया है, या अब ये कंपनी की प्रॉपर्टी में नहीं है, तो हम आपको इंफॉर्म करते हैं कि हमने उसको हटा दिया है या उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया है। दैट्स इट, ठीक है। तो कौन सा सेक्शन है? 83। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 84 की ओर। सेक्शन 83 के बाद सेक्शन 84 क्या कहता है? सेक्शन 84 कहता है कि अगर आप कोई रिसीवर अपॉइंट करते हैं या कोई मैनेजर अपॉइंट करते हैं तो आप इंटीमेट करिए। तो ये कहता है इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर, ठीक है। तो कोई रिसीवर या मैनेजर अपॉइंट होता है तो उसके बारे में आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। जरा ध्यान से सुनिएगा कि ये क्या है पॉइंट, क्या है प्रोविजन और इसके बारे में क्या लिखा गया है, इसके बारे में सुनिए। इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। पहली बात, रिसीवर क्या? जब भी हम कोई कंपनी कोई प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के रूप में रखती है और किसी से लोन लेती है, तो जब प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के रूप में रखा जाता है तो हो सकता है उस पर्सन के द्वारा एक ऐसा पर्सन अपॉइंट किया जाए जो उस प्रॉपर्टी को क्या कर सके, उसकी देखभाल कर सके, मैनेज कर सके, उसके लिए उसको अपॉइंट किया जाए, या एक पर्सन अपॉइंट किया जाए जो उन प्रॉपर्टीज को बेच करके और वो पैसे क्या कर सके, रियलाइज कर सके। क्योंकि सिक्योरिटी इसीलिए रखी जाती है कि अगर कंपनी पैसा वापस नहीं कर पा रही है तो उस केस में उस प्रॉपर्टी से वो पैसे रियलाइज कर लिए जाएंगे, तो रिसीवर का वो काम होगा। तो अगर कोई पर्सन ये ऑर्डर ऑब्टेन करता है कि वो क्या कर सके, एक रिसीवर या पर्सन टू मैनेज अपॉइंट कर सके फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपनी, तो इस केस में क्या होगा, आप अगर वो पर्सन अपॉइंट कर रहा है या उसके पास किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ये पावर आ जाती है टू अपॉइंट द सच पर्सन, ऐसे किसी व्यक्ति को अपॉइंट करने की पावर किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आ जाती है, तो इन दोनों केसेस में उसे इस अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना है, इंटीमेट करना है, बताना है कंपनी को भी और रजिस्ट्रार को भी कि मैंने इस पर्सन को एज ए मैनेजर या एज अ रिसीवर अपॉइंट किया है, ठीक है। तो इस बात की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी किसे, कंपनी को भी और रजिस्ट्रार को भी, दोनों को देनी पड़ेगी कि हमने इस पर्टिकुलर पर्सन को मैनेजर अपॉइंट किया है या हमने इसको रिसीवर अपॉइंट किया है, और इस बात की इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक। कितने दिन के अंदर अंदर ये इंटीमेशन देनी होगी? 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। चलिए अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसको प्रिस्क्राइब्ड फीस मिलेगी, वो रजिस्टर कर लेगा रजिस्टर ऑफ चार्ज में, या अपने पास कि क्या है कि इस पर्सन को या रिसीवर को या इंस्ट्रूमेंट को, उसके पर्टिकुलर्स को सारे के सारे नोट कर लेगा कि इसको हमने क्या किया है, अपॉइंट किया है एज अ मैनेजर या रिसीवर, जो भी हो, ठीक है। वो सारी डिटेल को रिकॉर्ड कर लेगा। अब जिस डेट को, ध्यान से सुनिएगा, जिस डेट को वो पर्सन अपनी रिसीवर की पोस्ट से या उस मैनेजर की पोस्ट से सीज करेगा, वहां से हटेगा, ऑन द वेरी डेट क्या करना होगा, फिर अगेन वो पर्सन अब इन्फॉर्म करेगा, बताएगा कंपनी को और रजिस्ट्रार को भी कि हम अब इस पोस्ट से हट रहे हैं, ठीक है। इस बात की इंटीमेशन वो देगा। दैट इज गिवन इन सेक्शन 84, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट कभी कभी आ जाती है रिसीवर और मैनेजर को अपॉइंट करने के लिए, ताकि जो प्रॉपर्टीज चार्ज में रखी गई हैं उन प्रॉपर्टीज को मैनेज किया जा सके या उनसे पैसे को रियलाइज किया जा सके, ठीक है। सेक्शन 85 की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
सेक्शन 85 क्या है, ध्यान से सुनिएगा 85 की बात। कंपनीज रजिस्टर ऑफ चार्ज की बात करता है सेक्शन 85। कहता है कंपनीज रजिस्टर ऑफ चार्ज। ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि रजिस्ट्रार को अपने पास एक रजिस्टर ऑफ चार्ज रखना पड़ता है और उसे ओपन रखना पड़ता है फॉर इंस्पेक्शन। सेम वे में कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ चार्ज। कंपनी भी एक रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करेगी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे। कहां रखेगी कंपनी? रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखेगी। हर एक कंपनी, ईच एंड एवरी कंपनी शैल कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस और रजिस्टर ऑफ चार्ज। ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा, उसके साथ साथ जितने भी चार्जेस क्रिएट हुए हैं उसके कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज, कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज, जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ चार्ज क्रिएट हो रहा है वो प्लस रजिस्टर ऑफ चार्ज दोनों एक साथ आपको रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना है। ठीक, दैट शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। ध्यान से सुनिए, ओपन रहेगा बिजनेस आवर्स में इंस्पेक्शन के लिए बाय एनी पर्सन। कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है, कोई भी उसे चेक कर सकता है, लेकिन अगर वो पर्सन कंपनी का मेंबर है या क्रेडिटर है, इन दैट केस ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फी। बट अगर कोई और है तो उसे इंस्पेक्शन तभी करने दिया जाएगा उस रजिस्टर ऑफ चार्ज को जब वो एक प्रिस्क्राइब्ड फी का पेमेंट करेगा। तो कंपनी के मेंबर और क्रेडिटर के लिए फ्री है, अदरवाइज लोगों के लिए पेमेंट करने पर वो होगा। ठीक है, तो ये होगा सेक्शन 85। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की ओर, सेक्शन 86। ये क्या है? सेक्शन 86 कहता है पनिशमेंट। पनिशमेंट की बात करता है, कहता है पनिशमेंट हो रही है, किसी भी पनिशमेंट होगी अगर कंट्रावेंशन होता है कॉन्ट्रावेंशन, अगर इस चैप्टर के किसी प्रोविजन में अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन किया जाता है, देन इन दैट केस एवरी कंपनी एंड एवरी ऑफिसर, कंपनी भी और सारे के सारे ऑफिसर्स भी जो लाइबल हैं उसके लिए, दे विल बी पनिश्ड। ठीक, कंपनी के साथ साथ कंपनी को भी पनिशमेंट मिलेगी, कंपनी के लिए केवल और केवल क्या है? फाइन है। और एवरी ऑफिसर्स, हर एक जो ऑफिसर हैं इन लोगों के लिए इम्प्रिजनमेंट है, जेल है और फाइन है। कंपनी के लिए फाइन कितना है? 1 लाख टू 10 लाख। और ऑफिसर्स के लिए जेल हो सकती है अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक की जेल हो सकती है, और 25,000 से लेकर के टू 1 लाख, 1 लाख तक का फाइन लग सकता है। दैट इज पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, चैप्टर 6 मैंने कल बताया था आपको। और लास्ट है सेक्शन 87। सेक्शन 87 ये क्या कहता है? ये कहता है रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्ज, इन रजिस्टर ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या बोलता है? हमने जब लास्ट कल सेक्शन 77 स्टार्ट किया था, ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज, तो मैंने बताया था कि हर एक कंपनी की ड्यूटी होती है कि 30 दिन के अंदर अंदर, चार्ज क्रिएट होने के 30 दिन के अंदर अंदर उसे रजिस्ट्रेशन करा लेना है रजिस्ट्रार के पास उस चार्ज का। और अगर नहीं हो पाता तो
रजिस्ट्रार के पास पावर है उसे 300 दिन बढ़ाने का, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो पाता तो फिर मैंने कहा था कि उसके लिए फिर पावर दी गई है, लेकिन रजिस्ट्रार को नहीं है, वो पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी कि क्या वो जो मिस्टेक हुई थी, जो टाइम पीरियड प्रोवाइड किया गया था उसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, या मैंने बताया था कि अगर कोई मॉडिफिकेशन हो रही है, या सेक्शन 78 मैंने बताया था कोई मॉडिफिकेशन हो रही है टर्म्स कंडीशन में, या कोई चार्ज एक्वायर, कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की जा रही है जो सब्जेक्ट टू चार्ज है उसमें, तो अगर प्रॉपर टाइम पीरियड में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये चेक करेगी कि क्या ये ड्यू टू एक्सीडेंट हुआ है या ड्यू टू इनएडवर्टेंस हुआ है। अगर जानबूझ करके नहीं हुआ, गलती से हुआ है और प्रॉपर कॉज है उसका, इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोवाइड एक्सटेंशन ऑफ टाइम, मतलब टाइम और प्रोवाइड कर सकती है फॉर रजिस्ट्रेशन या जो मॉडिफिकेशन वगैरह जो भी रजिस्टर करवाना है वो। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर ये आ जाती है। दैट इज होल अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हम लोगों ने कहां से स्टार्ट किया? सेक्शन 77 से स्टार्ट किया। सेक्शन 77 में क्या देखा हम लोगों ने? उसमें देखा कि ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज है, किसकी ड्यूटी है? कंपनी की ड्यूटी। फिर सेक्शन 78 देखा हम लोगों ने कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय द पर्सन इन फेवर ऑफ हुम द चार्ज इज क्रिएटेड, कोई और व्यक्ति भी अप्लाई कर सकता है। 79 देखा कि सेक्शन 77 में 77 को अप्लाई किया जाता है इन सर्टेन मैटर्स, और वो मैटर क्या थे? पहला मैटर था एक्विजिशन ऑफ कोई प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज, दूसरा मॉडिफिकेशन इन टर्म्स एंड कंडीशंस और एक्सटेंशन और ऑपरेशन ऑफ चार्ज। फिर 80 में क्या था? 80 सेक्शन 80 में बताया गया था कि डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज और रजिस्ट्रेशन, एंड 81 में बताया गया था कि हर रजिस्ट्रार को क्या करना है? रजिस्टर ऑफ चार्ज रखना है। ठीक है, 82 आ गया हमारा आज। 82 से स्टार्ट किया हम लोगों ने कि कंपनी को रिपोर्ट करना है सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के बारे में। फिर 83 हम लोगों ने देखा कि पावर ऑफ रजिस्ट्रार, यहां क्या था? कंपनी के पास पावर थी रिपोर्ट करने की सेटिस्फेक्शन को, यहां क्या है? रजिस्ट्रार के पास पावर है कि कोई और भी उसे अगर ये इंटीमेट करता है तो वो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज को रिकॉर्ड करे। तो पावर ऑफ रजिस्टर टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फेक्शन इन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम द कंपनी। एंड 84 देखा हम लोगों ने इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर। 85 देखा हम लोगों ने कंपनीज रजिस्टर ऑफ चार्ज कहां रखना है? रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना है, ओपन रहेगा इंस्पेक्शन के लिए। 86 देखा पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन, अगर कंट्रावेंशन करते हैं तो आपको पनिशमेंट होगी, कंपनी को होगी कितनी? 1 लाख से 10 लाख तक। और ऑफिसर, एवरी ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू एन इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 6 months एंड अ फाइन from 25,000 to 1 lakh। एंड फाइनली 87 हमारा होगा रेक्टिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। ठीक, चलिए एक छोटा सा पॉइंट और है जिसे हम क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं। मैंने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, चार्ज दो तरह के होते हैं, एक फिक्स चार्ज और एक फ्लोटिंग चार्ज। तो फिक्स चार्ज के बारे में मैंने बताया था कि जो फिक्स एसेट किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक एसेट पे चार्ज क्रिएट किया जाता है वो फिक्स चार्ज होता है, और फ्लोटिंग एसेट पे जो चार्ज क्रिएट किया जाता है वो फ्लोटिंग चार्ज होता है। फ्लोटिंग एसेट का मतलब वो चार्ज जो स्पेसिफिक नहीं होता, वो एसेट जो स्पेसिफिक नहीं होता, जिसे हम आफ्टर पुटिंग चार्ज, मतलब गिरवी रखने के बाद भी उसे हम यूज कर सकते हैं, और वो आता और जाता रहता है, फ्लोट करता रहता है। ठीक है, तो जिस दिन फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स चार्ज फ्रॉम द वेरी डेट on which the floating charge becomes fixed charge, that is known as crystallization of floating charge। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। ओके, चलिए हम लोगों ने यहां तक कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।